हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम सोरानी एंड आज हम बात करने वाले हैं द वेरी फेमस केस जो आजकल आप हर जगह पढ़ते होंगे, दैट इज़ बिल्किस बानो केस। सबसे पहले अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में आपको ये जानना है कि दिस इज़ द केस ऑफ 2002 गोधरा जो गुजरात में दंगे हुए थे। उस टाइम दीज 11 पीपल आर कन्विक्टेड फॉर रेप एंड मर्डर केस, है ना। एंड इसमें एक छोटी बच्ची है, उनका भी मर्डर हुआ था। सो दैट वाज अ वेरी हॉरिबल एंड हीनियस क्राइम। अब इनको जो है गुजरात सरकार ने रेमिशन पॉलिसी के तहत, एंड ये जो रेमिशन पॉलिसी यूज हुई है यहाँ पे दैट इज़ 1992 पॉलिसी, ये ध्यान रखना बिकॉज ये एक कंट्रोवर्सी है इस पूरे केस के अराउंड। तो इस पॉलिसी के अंडर इन सबको प्री मैच्योर रिलीज दिया गया है। प्री मैच्योर रिलीज मतलब जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल की सज़ा मिली एंड आफ्टर 15 साल उसको अगर आप जेल से रिहा कर देते हैं, दैट इज़ प्री मैच्योर रिलीज। ठीक है। तो अगर हम बात करें रेमिशन की, अभी अगर हम बात करें तो उस पर रेमिशन में सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि रेमिशन इज़ अ राइट, है ना, कि जो प्रिजनर है जो जेल में है उनका एक राइट है रेमिशन के लिए अप्लाई करना। बट ध्यान रहे कि दिस इज़ नॉट अ प्रिविलेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो वो ऐसा प्रिविलेज के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता रेमिशन, बट हाँ मैटर ऑफ राइट में ये ठीक है। ठीक है। अब अगर हम बात करें रेमिशन से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हमारे स्टेट्यूटरी नॉर्म्स की, तो सबसे पहले आपको जानना है कि रेमिशन जो है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास आर्टिकल 72 एंड 161 के तहत ये पावर्स दी हुई है। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो आर्टिकल 72 के अंडर, तो दीज आर द जुडिशियल पावर्स इन्वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि पार्डन होता है, ठीक है, रेमिशन होता है, कम्यूटेशन होता है, रेस्पाइट होता है। ठीक है। सो ऑल दीज आर नथिंग बट जुडिशियल पावर्स जो दोनों प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को मिला हुआ है। फॉर द प्रीलिम्स आपको ये जानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 72 एंड 161। ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है। अब अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा जुडिशरी जो है वो सजा देती है एंड वही रिलीज करती है, बट यहाँ पे जो ये पावर है ये किसको दी गई है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनकी सलाह पे ये दोनों डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि ये पावर अभी इन्वेस्टेड है किसमें? एग्जीक्यूटिव्स में। एंड यही पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी गई है, क्योंकि प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण अंडर सीआरपीसी सेक्शन 432 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें सेक्शन 432 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी रेमिशन प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज 433A। ये आपको सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे ये है कि अगर सेंटेंस जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो कम से कम उस अपराधी को 14 साल जेल में गुजारने होंगे, उससे पहले आप उसको रेमिशन नहीं दे सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समझ के। यानी कि कोई बहुत ही हीनियस क्राइम है जिसके लिए सज़ा डेथ पेनल्टी थी या फिर उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वहाँ पे उसको 14 साल जेल में कम से कम बिताने होंगे, इससे पहले वो एलिजिबल नहीं होगा अंडर रेमिशन पॉलिसी। ठीक है। अब रेमिशन के ऊपर एक बहुत फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक तरह की गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज लक्ष्मण नास्कर केस ऑफ 2000। ठीक है। अब इसमें 5 कंडीशन रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। पहला कि जो वो क्राइम कमिट किया गया है जिसके तहत सजा मिली हुई है वो इंडिविजुअल नेचर का क्राइम हो और उससे सोसाइटी पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ा हो। ठीक है। क्राइम का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जैसे रेमिशन दे रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सोसाइटी में मान लीजिए 10 लोगों की हत्या की थी, ठीक है, मर्डर किया था। नाउ दिस हैज़ अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको ये नेचर ऑफ क्राइम देखना होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकेंड कंडीशन इज कि रिपीटेशन चांसेस कितने हैं कि वो क्राइम वापस रिपीट हो सकता है अगर इस व्यक्ति को आपने रेमिशन दे दिया तो। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 है कि जेल में डालने का जो पर्पस था, क्या पर्पस होता है जेल में, कि जो ये व्यक्ति है ये दोबारा क्राइम ना करे, वो करने से पहले 100 बार सोचे। तो क्या होगा कि पर्पस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर पूरा हो चुका है और वो जो व्यक्ति है वो पोटेंशियल टू कमिट अ क्राइम खो चुका है, मतलब अब उसमें क्षमता नहीं है कि वापस से क्राइम करे, तो ये दोनों कंडीशंस देखी जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस
अक्यूज्ड की फैमिली की, ठीक है, जो जेल में है उसकी परिवार की कंडीशन क्या है सोशियो इकोनॉमिकली, ये पांचों चीजें देखनी है आपको। तो एक एक करके आप समझिए। पहला, नेचर ऑफ क्राइम। दूसरा, रिपीट ना हो क्राइम। तीसरा, जेल में जो रहने का पर्पस था वो सॉल्व हो गया हो, या फिर यूं कहें कि पोटेंशियल टू कमिट द क्राइम इज नाउ नॉट देयर इन दैट पर्सन। एंड द फाइनल इज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली जो है वो भी देखी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इतना डिस्प्यूट इसके अराउंड क्यों बना हुआ है, इतना कंट्रोवर्सी क्यों बनी हुई है। सबसे पहला तो देखिए नेचर ऑफ क्राइम। अब यहाँ पे 13 लोगों का मर्डर है, ठीक है, एंड उसमें एक 3 साल की बच्ची भी है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और नेचर ऑफ क्राइम आपको याद होगा कि जो नास्कर गाइडलाइंस है उसमें बोला गया था कि अगर इसका लार्जर इम्पैक्ट है ऑन सोसाइटी तो वो देखना है। और दूसरी बात, ये बहुत ही हॉरिबल एंड हीनियस क्राइम है जिसके लिए जो रेमिशन है वो शायद देना बनता था या नहीं बनता, ये एक लीगल क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा अब, ठीक है, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दूसरा है कि जब भी आप रेमिशन देते हैं, स्पेशली उन केसेस में जहां पे सेंटर की एजेंसी इन्वॉल्व है, यानी कि सीबीआई जो है अगर वो इन्वॉल्व है केस में और उसके कोर्ट के थ्रू ही इनको 11 कन्विक्ट्स जो हैं इनको सजा मिली थी, ठीक है। तो इस केस में रेमिशन देने से पहले आपको किससे कंसल्ट करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 435 ये मेंशन्ड है। लेकिन यहां पे गुजरात सरकार ने सेंटर से कंसल्ट नहीं किया है एंड दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी, ठीक है। तो ये भी देखना होगा आगे क्या होता है। द थर्ड थिंग इज, कमेटी जो होती है जो रिकमेंड करती है कि इन लोगों को रेमिशन दिया जा सकता है। अब इस जो कमेटी है उसमें जनरली ऑफिसर्स होते हैं जो इंचार्ज ऑफ इम्प्रिजनमेंट होते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उन सब का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कमेटी थी उसमें 2 बीजेपी के एमएलए में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है कमेटी में वो दिखता है एंड दैट इज अगेन अ क्वेश्चन विच इज अंडर कंट्रोवर्सी। एंड इसके बाद है कि अगर आप किसी को रेमिशन देते हैं स्पेशली, तो जो ट्रायल था, जिस जज ने वो ट्रायल कंडक्ट किया जिसके अंडर उसको अपराधी ठहराया गया था, उसको मान लीजिए लाइफ टर्म दी गई थी, तो उस जज की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होती है कि भाई इस व्यक्ति को हम रेमिशन दें कि नहीं दें। लेकिन यहाँ पे जज ने एडवर्स ओपिनियन दी थी कि इन लोगों को रेमिशन नहीं मिलना चाहिए, बट स्टिल उसकी जो ओपिनियन है उसको दरकिनार करके रेमिशन दिया गया एंड दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 2014 की जो पॉलिसी है उसमें साफ ये मेंशन्ड है कि ऐसे क्राइम जो हॉरिबल एंड हीनियस क्राइम है उन केसेस में आप रेमिशन ना दें, ऐसा 2014 की पॉलिसी कहती है। लेकिन इनको जो रेमिशन दिया गया है 11 लोगों को, वो इस पॉलिसी के तहत दिया गया है, रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992, क्योंकि यही पॉलिसी उस टाइम वहां पे गुजरात में एक्टिव थी, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंडर जाके इनको रेमिशन दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ जो ये पूरा ट्रायल हुआ था, ये हुआ था मुंबई में, या फिर यूं कहें महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हुआ था। लेकिन जो इनको रेमिशन मिला है वो गुजरात में, जहां की क्राइम कमिट हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि रेमिशन जो देने का काम है वो उस स्टेट में तय होना चाहिए जहां पे ट्रायल हुआ हो, ना कि जहां पे क्राइम हुआ हो, ठीक है। लेकिन ये चलिए ठीक है, साइड रखिए, इसका तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है गुजरात गवर्नमेंट कर सकती है, दे सकती है, बट ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और यही पूरी कंट्रोवर्सी है। तो आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आ गया होगा बिल्किस बानो का। अगर ऐसा है तो यू कैन राइट योर कमेंट एंड फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले टॉपिक में। थैंक